वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर सचिन सरवड़े। ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट, है वेटरन इन स्टॉक मार्केट। एक नज़र डालते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी में देखते हैं कि 24,000 का लेवल फिर से टूट चुका है। कोशिश कर रहा है उबरने की 24,000 के ऊपर, लेकिन अभी तक यू नो इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एट ऑल। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, अराउंड से 800 पॉइंट्स डाउन बैंक निफ्टी। और मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस भी आज गिरावट में ही कामकाज कर रहे हैं, तो डे लो के आसपास ही दोनों इंडाइसेस है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज बिकवाली है और बेंचमार्क्स में है ही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों में काफ़ी अच्छा रुझान है पोस्ट अर्निंग्स। नेस्ले के अर्निंग्स भी आई है, थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इट्स होल्डिंग अप और यहाँ 2% का इजाफा है। टाइटन एक और स्टॉक है निफ्टी का जहाँ पे आज हरा निशान देखने को मिल रहा है। बाकी सब काउंटर्स HDFC, एक्सिस, रिलायंस, ये सब लाल निशान में है और निफ्टी पे दबाव बना हुआ है। तो सचिन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। सचिन, ये बताइए कि 24,000 तो निफ्टी पे टूट गया, अब नेक्स्ट लेवल क्या देखना है हमें? दायरा मैं दो वर्ड यूज करने वाला अभी, 7 और 8। ओके ये कोड याद रखना है आपको। ओके 7 तारीख और 8 तारीख इसके रेंज के अंदर चल रहे हैं हम। मतलब बोथ मार्केट है, मेरे लिए एक ही वर्ड यूज है। ऊपर अपर बैंड जो दिख रहा है मुझे वो 24,300 350 मैक्सिमम रेंज था इन दिनों में, और नीचे में अभी मैक्सिमम रेंज है 23,800। ओके आपका जो बेस है वो 24,000 है, तो ये नीचे में 200 पॉइंट का एक अच्छा ये डिमांड जोन है। ओके जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम ये रेंज में ही अटके रहने वाले हैं। मार्केट को कोई क्लू चाहिए होगा शायद, कि जब तक कुछ ऐसा भयंकर क्लू ना मिले तो ऊपर भी नहीं जाने वाला है, ना ही बहुत नीचे भी जाने वाला है। बट ये याद रखना है कि 23,800 जिस दिन भी ब्रेक भी हुआ इंट्राडे भी, तो आप देखेंगे कि बहुत सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक कॉइलिंग चल रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ। ओके जो कॉइल हो रहा है इतने दिनों से, और आप देखेंगे 7 तारीख और 8 तारीख के रेंज के अंदर इतना दिन, मतलब ये बहुत रेयर दिखता है। स्पेसिफिक आप देखेंगे तो इंडेक्स जैसे इसमें कि इतना कभी भी नैरो रेंज कभी भी देखा नहीं गया है। तो इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी रहेगा है ना, वो बहुत तेजी से आएगा। तो वहां पे हमको सोचना नहीं है, अगर ब्रेकडाउन आता तो एक बार एग्जिट कर देना है, क्योंकि नीचे के जो लेवल्स है वो फास्ट नीचे आएंगे। 23,000 23,200 मुझे तो बहुत आसान लगेंगे वो रेंज आने के लिए। ओके ऊपर में भी अगर 23,550 रेंज जो है वो अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर में 24,800 25,000 लोग वो रेंज देख सकते हैं। तो लेकिन जो भी रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा वो फास्ट होगा, ये याद रखना हमें। तो इसीलिए हमें एक्ट करना पड़ेगा, हमें हमें हमारे टोज पे रहना है, मतलब पार्टी हार्ड नियर द एग्जिट, ये याद रखना है। कि वो जो बटन है हमारा है ना, वो साथ में ही रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन भी नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे डर का माहौल बना के रखना है कि मैं सब कुछ एग्जिट करूँ, वैसा भी नहीं करना है। बट लेवल स्पेसिफिक, जिस दिन वो लेवल एक्टिव हुए तो फिर उसके हिसाब से एक्ट भी करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने फास्ट एक्ट नहीं कर सकते तो आप अभी से तैयारी एटलीस्ट कर सकते। यानी कि आपकी इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी है ऑफ कोर्स, बिकॉज देखो ट्रेंड जो है, देखो मैं हमेशा ट्रेंड के साथ चलने वाला इंसान हूँ। तो जो ट्रेंड दिखा रहा है मुझे इंडिकेशन तो वही है कि बिकॉज 200 डे EMA भी पार नहीं कर पा रहा है। मैंने ऊपर का जो लेवल बताया था 24,800, पूरा 200 ऐसे में बैठा हुआ है। सो दिख ही रहा है कि पूरा ट्रेंड डाउन है, ये स्ट्रगल कर रहा है ना। जो न्यूज भी मार्केट में है वो भी कुछ पॉजिटिव तो दिख नहीं रही है ना। प्लस अभी श्रावण स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, तो बारिश के टाइम पे आपको पता है कि बिजनेसेस भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो फिर आगे जो आने वाले जो रिजल्ट्स रहेंगे वो भी समझ में आ रहा है कि वो भी कुछ इतना खास नहीं रहे। बट एंटीसिपेशन में कि उसके बाद में फिर दिवाली ये सब आ जाएगा, तो थोड़ा सा एंटीसिपेशन मूव रहेगा। सितंबर एंडिंग तक तो मुझे लगता है यही सब चलते रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा तेजी का माहौल देख सकते हैं हम लोग 1-2 महीने के लिए। ओके सितंबर के बाद तेजी का माहौल, और दिसंबर में आप फिर से सतर्क हो जाएंगे, जो हमारी बातचीत हुई थी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अथर्व बनर्जी। अथर्व बनर्जी के पास रोलेक्स रिंग्स के शेयर्स हैं, 153 पे लिए है, 153 पे लिए हैं, और बंधन बैंक के शेयर है जो 215 पे लिए है। और बंधन बैंक की जो आज पिटाई हो रही है
वो देखने वाली है। 17% नीचे है ये स्टॉक पोस्ट अर्निंग्स तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन जो उन्होंने अपनी गाइडेंस को घटाया है बाय 40 बेसिस पॉइंट ऑन रिटर्न ऑन एसेट्स, वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके चलते हुए दबाव बना हुआ है। सो बंधन बैंक 215 बाय प्राइस, रोलेक्स रिंग्स 153 बाय प्राइस, इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? रोलेक्स रिंग ओवरऑल उसका ट्रेंड जो है अभी थोड़ा साइडवेज टू अप ही दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे उसमें। एक लेवल देना चाहूंगा 130 का, उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो एग्जिट कर देना, तब तक आप होल्ड कर सकते हो। बंधन बैंक तो मुझे पसंद ही नहीं है, बिकॉज उसका जो ट्रेंड है खाली डेली में अप था, आपका वीकली और मंथली ट्रेंड डाउन है। सो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो बाउंस आते हैं छोटे से, अगेन ये मैंने अभी आज ही हम बिकॉज आज चर्चा में था तो इस शेयर का थोड़ा सा मैंने डिटेल एनालिसिस भी किया है, और मैंने ये देखा है कि बीच बीच में मंथली में ये स्टॉक 6-7 महीना ऊपर गया है, और जो आप रेंज देखेंगे 80%, और एक बार तो उसने 183% का रिटर्न दिया था 6-7 महीने में ही। बट अगेन वहां से पूरा उसने वो जो रिटर्न दिया था पूरा फास्ट, मतलब 3-4 महीने में पूरा जीरो करके नेगेटिव गया। तो ये अगेन यही कि ये जो ललचाने के लिए थोड़ा बेट मछली को देना पड़ता है ना, चारा जो देना पड़ता है, ये जो प्राइजेस रहते हैं डाउन ट्रेंड में, तो बाउंस जो रहता है, बाउंस बड़े बड़े आ सकते हैं, बट फिर वो बाउंसेस टिकेंगे नहीं। अभी भी यही हुआ, आप वीकली चार्ट देखेंगे तो 200 वीक ईएमएस के आसपास से ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब अगर ये किसी ने पूछा भी रहता मुझे पहले कि सर इसका क्या करना है, तो मैंने तो बोल भी दिया था कि एग्जिट कर लीजिए, है ना। अभी भी वही बोलूंगा कि ये शेयर को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ही नहीं है, तो एक बार एग्जिट कर लेना, पेन ठीक है ले लेना ज्यादा बेटर है, लॉस करके एक कोई अच्छे पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक में शिफ्ट हो जाना मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर लगता है मुझे। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है सुबू जी का है। सुबू जी पूछते हैं एसआरएफ, रिको ऑटो, टाटा केमिकल्स, ट्रेंड और टारगेट्स क्या होंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? तो 3 स्टॉक्स दिए हैं, एसआरएफ, रिको ऑटो एंड टाटा केमिकल्स। देखो एसआरएफ ने अभी परसों के दिन ब्रेकआउट दिया था, बट उसने फॉलोअप नहीं दिया है। अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। इसका लेवल जो है 2970 के ऊपर अगर ये वापस से जाता है तो ही आप खरीदे, नहीं तो फिर इसको फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नीचे में भी मत खरीदिए, बिकॉज ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, डाउन हो रहा है, तो ये डाउन में स्लिप हो सकता है। डाउन स्लिप के लिए 27-24 लेवल है, जिस दिन उसके नीचे क्लोज हो जाएगा कंफर्मेशन आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड वापस से रेज्यूम हो जाएगा। दूसरा आपने बोला रिको ऑटो ना एसआरएफ के बाद? जी ये मिल नहीं रहा वो। RICO AUTO, रिको ऑटो। हाँ रिको ऑटो, हाँ ट्रेंड ठीक है, इसमें ट्रेंड चेंज लेवल 116 पे रहेगा, तो होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं कि मुझे टारगेट, जैसे उन्होंने उनकी मांग है कि मुझे टारगेट स्टॉप लॉस बताइए, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। टारगेट बताने के लिए कुछ ऐसे फॉर्मेशन चाहिए रहते हैं कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि इसको बाय करो और फिर इसका ये टारगेट ये स्टॉप लॉस है, तो वैसा नहीं है स्टॉक। अगर ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हैं, नया बाय करने का सोच रहे हैं तो फिर एक 142 के ऊपर करिए, सेम स्टॉप लॉस है 116 के, और ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका 155 से 157 के बीच में है, तो वहां पे अगर स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक भी करना होगा। तो एसआरएफ हो गया, रिको ऑटो, टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल तो डाउन ट्रेंड में है, ये बीच में स्पर्ट भी आया था वो स्टॉक में, मैंने हर टाइम पे एग्जिट की ही सलाह दी थी। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि ये स्टॉक में तो बाय होना ही नहीं चाहिए, और 683 के नीचे तो डाउन ट्रेंड एक्सेलरेट हो जाएगा नीचे में। ओके अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो कमलेश जी का है। कमलेश जी पूछते हैं सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए आई वांट टू इन्वेस्ट इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर, तो मुझे 2 ऐसे स्टॉक बता दीजिए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर से जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊँ।
देखो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग तो बड़े बड़े चार्ट्स जो रहते हैं, लॉन्ग टाइम टर्म जो रहते हैं, मंथली टाइम फ्रेम्स, वो देखना पड़ता है। अभी इसमें जैसे मैं फोर्टिस फिलहाल चेक कर रहा हूँ, क्योंकि नाम जैसे हेल्थ केयर आप जब हॉस्पिटल्स बोल रहे हो तो फिर तो ठीक ठाक है अभी एज ऑफ नाउ। इसमें कुछ मतलब वैसा पैटर्न दिख नहीं रहा कि मैं अभी बोल दूं कि आप खरीद लो, पैसा बन जाएगा। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल आप ले सकते हो, यस। अपोलो हॉस्पिटल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ओके। इसमें आपका लॉन्ग टर्म का मैं स्टॉप लॉस देना चाहूंगा फिर भी 6690 का। तो ये याद रखिए, अभी जो भाव चल रहा है 8900, है ना, 8909, तो 6690 का स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हो इसको। ओके। क्योंकि इसमें ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा है और हायर हाई कंटिन्यूस बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, और सारे ही टाइम फ्रेम पे इसका डेली वीकली मंथली देखेंगे तो ट्रेंड अप है। तो ये एक स्टॉक है अगर आप हॉस्पिटल की बात ही कर रहे हो तो। और जब हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम लोग फार्मा सेक्टर में मुझे एक स्टॉक याद है जो है जुबिलेंट इंग्रेवा। हाँ। ये एक अच्छा है ना स्टॉक, जिसको हम लोग एक बार रडार में रख सकते हैं। और दूसरा एक साई लाइफ करके मैंने बहुत बार बताया भी है। साई लाइफ, ये राइट। एक, हाँ, ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है, अच्छा इसमें ट्रेंड है। तो इन दोनों को आप अपने रडार में रख सकते हो। आज डाउन है बट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, बट बिकॉज ट्रेंड अप है, तो ये जो डाउन साइड रहती है यही एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटेजी होती है। तो नॉर्मली मैं डाउन साइड में एक्यूमुलेशन नहीं करता हूँ। तो एक ग्रीन कैंडल एंड फॉलो अप बाइंग, तो जिस दिन भी वैसा सेटअप बनता है तब मैं बाय करता हूँ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स की। बिकॉज पता नहीं होता कि डाउन कितना आ सकता है। करेक्ट। हम खाली सपोर्ट बता सकते हैं, बट वो सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो उसकी इच्छा है। तो एज ऑफ नाउ तो वो अभी सपोर्ट पे ही है, 1247 जो चल रहा है भाव, ये सपोर्ट पे ही है। इसका सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 1200 के करीब, तो थोड़ा बड़ा रेंज है फिर, है ना। ओके। तो इसीलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा कि इतना जब बड़ा सपोर्ट का रेंज है तो एक बार उसमें ग्रीन कैंडल बन के फॉलो बाइंग आएगी तो आप एक बार कर सकते हो साई लाइफ में। और जो दूसरा भी मैंने बताया इनग्रीवा भी, तो एक ग्रीन कैंडल डेली में क्लोज होके उसका प्रीवियस डे हाई जब ब्रेकआउट होगा तब आप ले लीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आरती जैन का है। वो पूछती है, क्या मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ संवर्धना मदरसन में? व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट? तो फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे थोड़ा आप? स्लो मूविंग स्टॉक है। आज डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने प्रॉफिट बुक किया है ये स्टॉक में। ओके। तो इसको मैं रिकमेंड अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमने प्रॉफिट बुक किया, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस स्लो मूविंग है, बहुत ज्यादा पैसा इससे आप कमाल। छोटा स्टॉक है ऑफकोर्स, देखो 150 रुपये का स्टॉक है, 145 क्वांटिटीज के चक्कर में लोग लेने पसंद करते हैं, बट बहुत बड़ा इसमें मूवमेंट फास्ट एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना ही है तो फिर स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे फिर इसके। मतलब यहाँ पे मुझे एज ऑफ नाउ इसका स्टॉप लॉस, अगर एकदम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 69 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिख रहा है। और फिर उसी हिसाब से फिर आपका फिर टारगेट भी उतना ही बड़ा भी होगा। बट फिर वो कब आएगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, वी डोंट नो। बिकॉज इसमें ब्रेकआउट तो आया है बट वो 2-3 महीने से एक्चुअली कुछ कर नहीं रहा है, स्टॉक रेंज के अंदर है। ओके, अगला सवाल जो है वो है मिस्टर KRK रेड्डी, हमें लिखते हैं AP से। वो कहते हैं उनके पास कोरोमंडल है जिसपे उनको 26% का लॉस हो रहा है। उनके पास CDSL का शेयर भी है जिन पे उनको 28% का लॉस हो रहा है। व्हाट आर द नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बोथ दी स्टॉक्स? तो क्या लगता है, कुछ दम है या रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? कोरोमंडल एंड CDSL। देखो कोरोमंडल में जैसा वो बता रहे लॉस हो रहा है, तो मैं उनको, बिकॉज इसका मंथली एंड वीकली ट्रेंड अप है, डेली में डाउन है। तो डेली में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर भाव के ऊपर अगर वो 2 महीना टिकता है तब जाके ट्रेंड चेंज होता है। तो वो जो लेवल है वो 2130 लेवल है। 2130 के ऊपर ये अगर 1-2 महीना टिका तब जाके पूरा ट्रेंड डेली में चेंज होगा। नहीं तो फिर नीचे में क्या लेवल ब्रेक होगा मैं वो बता सकता हूँ एग्जिट के लिए, वो है 1700 लेवल। बिकॉज 1700 लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये आपका वीकली और मंथली भी खराब कर देगा स्ट्रक्चर। तो फिर थोड़ा उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
खाली डेली के बेसिस पे मैं एग्जिट भी नहीं बोल सकता, बिकॉज डेली में क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक डाउनसाइड आएगा, बट वो अगर वो लेवल ब्रेक नहीं किया तो लोअर लो नहीं बनेगा, टाइम पास कर सकता है साइडवेज, जिसको हम लोग रेंज बाउंड बोलते हैं, Okay. वैसा भी हो सकता है। और अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, अभी तो ब्रेकआउट आया नहीं है, एंटीसिपेशन है। ओके। तो ब्रेकआउट लेवल भी 2130 जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर ही होगा। तो एक बार उसके ऊपर फ्रेश खरीदना होगा, तो आप एवरेज एवरेज जैसे बताते करते लोग, तो उसके ऊपर करके आप फिर एक बार एवरेज के आसपास में फिर आप निकल भी सकते हो, थोड़ा पार्शियल क्वांटिटीज जो अपनी फ्रेश खरीदी होंगी, और फिर जो लॉन्ग टर्म वाले आप होल्ड कर सकते हो, इसलिए बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप ही है इसका कोरोमंडल का। CDSL? CDSL तो सेम सेम पैटर्न है CDSL में भी, वीकली और मंथली ट्रेंड अप है, डेली ट्रेंड डाउन है। सो स्टॉप लॉस रहेगा इनका 1100 रुपये का, और ऊपर में जो लेवल है वो है 1455 लेवल, उसके ऊपर उसको कम से कम 1-2 महीना टिकेगा तो ट्रेंड चेंज कर देगा। तब तक इस रेंज के अंदर ही रहेगा, जो मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट बताया उसके रेंज में बीच में रहेगा, तो कुछ करेगा नहीं। तो अगर आपको इसमें भी एवरेज करना होगा तो 1455 के ऊपर अगर वो टिक रहा है तो ही करना, नहीं तो फिर छोड़ दो उसको फिलहाल। जो मैंने स्टॉप लॉस बताया 1100, उसके नीचे जिस दिन भी क्लोज होगा तो एग्जिट कर लेने के लिए पूरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा स्टॉक का फिर। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। भरत जैन का सवाल है, वो पूछते हैं कि उन्हें अशोक लेलैंड और अदानी पावर, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। उन्हें 10 लाख रुपए निवेश करने हैं, 1 साल का उनका नज़रिया है निवेश का। दोनों ही स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक ले जो 1 साल में अच्छे रिटर्न देगा? तो अशोक लेलैंड